औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक विद काज़मी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई शख्सियत, एक और सेल्फ़ मेड शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं और मेरी मुराद है जनाब जुल्फ़कार अली ख़ान साहब से, जो कि अल ग़ज़ाली स्कूल लिल्ला के एमडी भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और इसके अलावा इनका जो एक और तारफ़ है वो ये है कि जो आल प्राइवेट स्कूल यूनियन है तहसील पेंड खान की, उसके ये चेयरमैन भी हैं। तो हम इनको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पे, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आप एजुकेशन में कैसे आए, कैसा आपको ख्याल आया कि आप एक स्कूल बनाएं और इस इलाके की खिदमत करें, ये आइडिया कहाँ से आपने लिया? मोहतरम काज़मी साहब, इसमें एक हिस्ट्री है कि मैंने जब बीएससी की गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से, जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, वहाँ से जब मैं बीएससी करके फ़ारग हुआ और रिज़ल्ट से पहले मैं अपने घर में लिल्ला में मौजूद था, तो बाई चांस कंदवाल हाई स्कूल में उन्होंने एक प्राइवेट टीचर हायर किया हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल वालों ने बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का साइंस टीचर मौजूद नहीं था। तो जब क्लास को 6-7 महीने बोर्ड के एग्ज़ाम में रह गए तो वो टीचर जो है उनको जवाब देकर वहाँ से स्किप कर गया। तो उनको तलाश थी किसी ऐसे बंदे की जो उनकी क्लास को पाए तकमील तक पहुँचाए। तो मेरे वहाँ पे एक दोस्त हैं काजी फ़याज़ साहब, वो वहाँ पे टीचर थे, उन्हें पता था मेरे बारे में, वो जानते थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने कहा चलें फ़ारग हैं तो मैं बच्चों की हेल्प कर देता हूँ। तो वहाँ पे मैं गया, तो जब तालीमी हालत वहाँ की और बच्चों की पोजीशन देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान देना है और उनके पास ना तो किताब मौजूद है अपने सब्जेक्ट की, और ना ही उन्हें कुछ साइंस के बारे में इल्म है, और इम्तिहान को, बोर्ड के एग्ज़ाम को सिर्फ़ 6 महीने रह गए हैं, और उस वक्त बोर्ड का एग्ज़ाम 9th-10th का इकट्ठा होता था। तो जब मुझे ये टास्क दिया गया तो बड़ी एक लतीफ़े वाली बात है, वहाँ पे मेरे ही टीचर मनसब साहब हेड मास्टर थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़िस में बुलाया और मुझे कहा भी बेटा ये 19 स्टूडेंट हैं, इनमें से अगर 5 पास हो जाएं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा, तो कोशिश करें 5-6 बच्चे पास हो जाएं। तो जब मैं पहली दफ़ा क्लास में गया, बच्चों से तारफ़ किया, उनकी राय मालूम की कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था बच्चों का। वो जब पहला दिन हुआ मैंने पढ़ाया, दूसरे दिन बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, तो मैं सीधा ऑफ़िस में गया प्रिंसिपल के, और उनको मैंने कहा कि अगर सारे इनमें से एक बच्चा भी फ़ेल हो गया तो मेरे ख़्याल में मेरी नाकामी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्लास को मैंने 6 महीने पढ़ा कर इम्तिहान दिलवाया, और वो बच्चे 19 के 19 माशाल्लाह फ़र्स्ट डिवीज़न में पास हो गए। तो वहाँ से मुझे ये टीचिंग का शौक़ पैदा हुआ। तो उस क्लास को पढ़ाने के बाद मैं फिर छोड़कर लाहौर अपने टीचिंग कोर्स के लिए, जिसे बीएड कहते हैं, रेगुलर कोर्स करने के लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाहौर में चला गया, और वहाँ से फिर मैंने कॉलेज में 2nd पोजीशन हासिल की बीएड में, यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स थे। फिर उसके बाद मैंने एमए किया और वापस आकर मैंने तहिया किया कि हमारे इलाके में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, तो इसको किसी तरीके से पूरा करना चाहिए। फिर मैंने कुछ अरसा 1-2 साल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि ये एक अलग इदारा होना चाहिए ताकि इन बच्चों की नर्सरी से कोचिंग की जाए और मेयार को, तालीमी मेयार को बेहतर किया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि वो मेयार जो मैं देखना चाहता था, तकरीबन हम उस मेयार को पहुंच चुके हैं।
माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि आपने एक आइडिया आपके जहन में आया, चूँकि इलाके की सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि आप ये समझ रहे थे कि जिस लेवल का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं था। तो जब यहाँ पे आपने इस इदारे की बुनियाद रखी तो फिर लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिला? शाह साहब, मैं चूँकि पहले एज ए ट्यूशनर और कनवाल हाई स्कूल में पढ़ा चुका था, तो एक बेस बन चुकी थी मेरी शख्सियत के बारे में। तो जब मैंने बल्कि अभी स्कूल मैंने नाम ही लिया था तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बल्कि लोग चाहते थे कि ये इदारा फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए। और जब मैंने स्टार्ट किया तो सिर्फ नर्सरी प्रेप 1 क्लास तक स्टार्ट किया। तो जब ये 1 तक स्टार्ट किया तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे पास आई कि नहीं, ये इसे कम अज़ कम 8वीं तक पहली दफ़े स्टार्ट करें। यानी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और वो बहुत शौक़ रखते थे। लिहाजा मैंने 2 साल के बाद इस इदारे में 8वीं तक मुकम्मल क्लासेस बिठाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से बहुत अच्छे तालिब इल्म यहाँ से निकल कर गए, जिनमें से आज आर्मी में भी एज ए ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुझे बहुत खुशी होती है कि इस इदारे से पास करने के बाद काफ़ी तादाद में टीचर्स मौजूद हैं जो मज़ीद आगे मेरी नकल करके आगे मज़ीद जो है वो दूसरे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अच्छा, ये भी ज़रा बताइएगा कि ये स्कूल के शुरू में मसलन जैसे आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स का आपका इसरार था कि आप इसको आप तो प्राइमरी क्लास तक उसको या प्री प्राइमरी तक उसको रखना चाहते थे, लेकिन उनका यह था कि आप इसको मिडिल तक आप लेके चलें। तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी दरपेश आई कि जैसे चूँकि आपकी एक शख्सियत चूँकि पहले से बन चुकी थी तो आपके लिए कोई ऐसी हर्डल नहीं है, क्योंकि जो भी एक प्राइवेट स्कूल होता है तो काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में शायद आपका जो स्कूल है वो लिल्ला के पायनियर्स में से है, प्राइवेट स्कूलों में से। कि क्या आपसे पहले भी कोई प्राइवेट स्कूल यहाँ पे था? जी काज़मी साहब, मेरे से पहले यहाँ पे 4 स्कूल मौजूद थे। एक अल खालिद लिटिल स्कॉलर्स, तामीर मिल्लत, आफ्ताब स्कूल और एक स्कूल मुझे अब याद नहीं है, सर सैयद के नाम पे था या वो टीचर हैं मुनीर साहब, वो चला रहे थे। तो मुझसे पहले वो स्कूल मौजूद थे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल। लेकिन जब मैं आया तो एक तो यहाँ पे तालीम को एक नई डगर पे लेके आए। दूसरा, हमने जैसा कि मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स करते हैं कि रिज़ल्ट छुपा लिया या नंबर आगे पीछे कर दिए या पेरेंट्स को सही टच ना किया। लेकिन जब मैं आया तो मैंने इस सारी कमी को पूरा करने की कोशिश की कि जो भी बच्चा है जिस हालत में भी है उसके पेरेंट्स के साथ उसी सूरत में बात की जाए। और बच्चों पे भी हमने जब स्टार्ट किया तो टीचर्स भी जो है उनको भी यही सबक दिया गया, उनकी भी यही ट्रेनिंग की गई कि बच्चों को जो है आपने मुकम्मल तौर पे गाइड करना है। हाँ, एक प्रॉब्लम हमें जो पेश आई वो यहाँ पे वो ये थी कि चूँकि उस वक्त तालीमी मेयार मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो टीचर्स जो है वो मिलने बहुत मुश्किल थे। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से टीचर जो हैं वो ढूंढते थे और फिर उनको पहले ट्रेनिंग करवानी है, पहले ट्रेनिंग करवाई जाती थी और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती थी अगर कोई टीचर छोड़ के चला जाता। और दूसरा मसला जो था वो था बिल्डिंग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तावन से और रिलेटिव्स के तावन से फिर हमने इस मसले पे भी काबू पा लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के पास बहुत अच्छी और मेयारी बिल्डिंग मौजूद है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि चूँकि आप प्राइवेट सेक्टर्स में आप तकरीबन पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, यानी आपके स्कूल को मेरे ख्याल में 20 से 21 साल हो गए हैं। 1999 में शायद आपने इसका आगाज़ किया था, तो आप 21-22 साल हो गए। यानी एजुकेशन का जो ट्रेंड है एक तो वो काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स ही हुआ करता था, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं था, अब प्राइवेट सेक्टर आ गया है। लेकिन एक जो एक प्रोपोगेट किया जाता है, अमूमन एक बात सुनने में आती है, प्राइवेट स्कूल माफिया। वो माफिया कौन से हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि प्राइवेट स्कूल माफियाज़ हैं?
शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इस सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये सरासर गलत है। यानी मैं इसकी नफ़ी करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये माफिया हैं। प्राइवेट स्कूल्स चाहे छोटा है या बड़ा है, जहाँ पे भी मौजूद हैं, वो अगर मौजूद ना होते और मौजूदा सूरत हाल जो गवर्नमेंट स्कूल्स की है अगर वो देखा जाए तो अब भी गवर्नमेंट स्कूल्स इन प्राइवेट स्कूल्स के होने की वजह से जो थोड़ी बहुत काविश करते हैं वो उनमें मौजूद है। अदरवाइज़ इससे भी बदतर हालत होनी थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं लिल्ला में मैंने इस इदारे का संग बुनियाद रखा, उससे पहले मैं चूँकि सरगोदा, मेरा मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जोराबाद का है, और सरगोदा से जब मैं ये बीएससी मुकम्मल करके आया तो एक क्लास का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और उस क्लास में 850 में से 525 या 30 नंबर हासिल करने वाला बच्चा वो टॉपर था। तो वो पूरे लिल्ला में इधर उधर बड़ी बातें, वो फलां के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, इतने नंबर ले लिए। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई भी, बड़ी मुश्किल से उसने फर्स्ट डिवीज़न ली है। तो इतने ये फ़ख्र से कहने वाली बात नहीं है भी इतने नंबर ले लिए हैं। तो यानी वो तालीमी मेयार ये था और फिर वो दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद टीचर्स का ही कसूर है, उसमें पेरेंट्स का भी कसूर है और गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीचर्स पे ऐसे पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और पेपर वर्क इतना कर दिया है कि टीचर को पढ़ाने का टाइम जो है वो नहीं मिलता, बल्कि वो डायरी लिखें, वो रजिस्टर पुर करें, वो उधर हाज़रियाँ लगाएं, इधर हाज़रियाँ लगाएं। वो ये खानापुरी पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो शायद इसकी ये भी वजह है। उसके अलावा जो आपका सवाल था मैं उसकी तरफ आता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहा जाता है। मेरे ख़्याल में मैं माफिया इसलिए नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से आते हैं। पेरेंट्स के पास बहुत सारे चॉइस हैं जहाँ पे भी वो मौजूद हैं। यानी गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ पे मौजूद हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्राइमरी हैं, मिडल हैं, हाई हैं। तो वालिदैन अगर कुछ समझते हैं तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीसेस के लिहाज से भी तकसीम है कि थोड़ी फ़ीस वाले, ज़्यादा फ़ीस वाले। तो मेरे ख़्याल में सारे इदारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अब अगर किसी इदारे की फ़ीस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे उनके अखराजात भी उसी हिसाब से हैं। अगर शहर में चले जाएं तो 90% जो इदारे हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। और शहरों में शाह साहब आपके इल्म में होना चाहिए कि मेरे ख़्याल में अगर एक इदारा है तो उसकी 2 से 3 लाख कम अज़ कम मंथली जो है वो रेंट की सूरत में चलता है। तो इसके अलावा बड़े एक्सपेंसेस हैं शहरों में। फिर शहरों में टीचर्स की पे जो है वो बड़ी मायने रखती है। तो इस सूरत में अब यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो हमारे स्कूल से अगर बच्चे निकलते हैं तो कई लोगों का ख्याल होता है भी ये देखें जी जुल्फ़कार साहब लूट के खा गए, ये हो गया वो हो गया। हालांकि अंदर आके देखा जाए और वो टीचर्स की पे जो हमारी इनकम है उसमें से बाकी एक्सपेंसेस निकाल के तो वो जो बाहर नज़र आ रहा है वो नहीं होता जो अंदर हो रहा है। चूँकि आप ख़ुद भी एक स्कूल चला रहे हैं तो आप इससे बेहतर आप भी बेहतर समझते होंगे। बाकी मैं टोटली तौर पे इस चीज़ के नफ़ी करूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल जो हैं ये एज ए माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं। जी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये ज़रा मुझे बताइएगा कि आजकल के ये जो पिछले 2 साल से एक सूरत हाल बनी हुई है कोरोना की वजह से, और इसमें तमाम जो बिज़नेसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें से जो एक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो तालीम का हुआ है।
तो आपकी नज़र में क्या है कि ये जो पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं पूरे दुनिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी आपको पता ही है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, इस साल भी काफ़ी दिन स्कूल बंद रहे हैं, तो क्या ये जो कमी है ये क्या पूरी हो सकेगी? यानी वो जो 1.5 साल या 2 साल बच्चों का एजुकेशनल एक लॉस हुआ है। शाह साहब, ये अल्लाह की तरफ से एक बीमारी थी और हकीकत है कि ये एक बीमारी मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से जो तालीमी नुकसान हुआ है वो शायद हम कभी भी पूरा ना कर सकें। आने वाले वक्तों में शायद ही हम इस कमी को पूरा कर सकें। उसकी वजह ये है कि मैं चूँकि एक इदारा चला रहा हूँ और मेरे इदारे के अंदर मौजूद एक ऐसी स्ट्रेंथ थी, तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 120-130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इदारे को छोड़कर चले गए। हाँ, अब अगर वो बच्चे किसी और इदारे में चले जाते तो मैं ये समझता कि वो शायद फ़ीस की वजह से या किसी और वजह से छोड़ के चले गए, लेकिन वो बच्चे यहाँ से छोड़ने के बाद किसी इदारे में नहीं गए, बल्कि वो टोटली तौर पे तालीम से विदड्रा कर गए हैं। और बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी अगर देखा जाए तो जो बच्चा 80-90% था वो 60 पे, और जो बच्चा 33 था वो तो ज़ीरो हो के चला गया है। कि इस कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम सारे मिल के कोशिश करें तो कम ज़रूर किया जा सकता है। और जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं हम उन्हें वापस अपनी उसी लाइन पे लगाने की पूरी कोशिश करें तो ये कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और ये किस किस्म के लोग प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारे आपके सामने हैं, तो क्या आप जो पाकिस्तानी एक एजुकेशन सिस्टम है इससे मुतमिन हैं? शाह साहब, चूँकि हम बुनियादी तौर पे इसी सिस्टम से आ रहे हैं तो हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक जो हमारे वज़राए तालीम हैं शायद वो ऐसी कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं, उन्हें देहात और ऐसे इलाकों के बारे में सही मालूम नहीं है। अपने तौर पे वो डिसीजन ज़रूर कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक तालीमी लेबॉर्ट्री बनाया गया है, यहाँ पे तजर्बे किए जाते हैं। हर साल हर नई हुकूमत जो आती है वो एक नया तजर्बा लेके आती है, तो इस वजह से भी चूँकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कोई आया उसने ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू कर दिए, कोई आया उसने मजमून ख़त्म करके नया मजमून डाल दिया, तो मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से भी ये सिस्टम जो है इसमें ख़राबियाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा इलाकाई तौर पे भी इलाकों के बारे में सही पहचान ना होना भी एक सिस्टम में ख़राबी मौजूद है। उसके अलावा हमारा इस्लामी नुक्ते नज़र से दूर हट जाना भी ये बहुत बड़ी ख़राबी जो है ये इस सिस्टम में मौजूद है। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि मैट्रिक तक तो ठीक है, बच्चों को 2-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मिला के इकट्ठे ले जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद बच्चों की जो दिलचस्पी है, किसी बच्चे की दिलचस्पी को देखकर मेरे ख़्याल में अगर उसको एक लाइन पकड़ा दी जाए, एक लाइन पे लगाया जाए, जैसे आप ये समझ लें कि अगर एक बच्चा मैथ में दिलचस्पी रखता है तो उसे क्यों ना मैट्रिक के बाद हम सिर्फ मैथ वाली साइड पे लगा दें, या एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसकी दिलचस्पी है तो उसे स्पेशल उस सब्जेक्ट की तरफ ले जाया जाए ताकि वो उसमें स्पेशलाइजेशन करे और वो अपना उसमें कुछ करके दिखा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा एंड तक तालीम जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स साथ लेके चलने पड़ते हैं जिनमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं है, और वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी दिलचस्प सब्जेक्ट ना होने की वजह से या तो फेल हो जाते हैं या फिर मार्क्स इतने कम हो जाते हैं कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, और इस वजह से हमारा ये ड्रॉबैक जो है ये नुकसानदेह है।
अच्छा, आजकल गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है और एक नई पॉलिसी जो है वो एक गवर्नमेंट लेकर आई है, वो है यकसां तालीमी निसाब। तो क्या समझते हैं आप कि इससे कोई हमारे तालीमी सिस्टम में कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ बेहतरी होगी कि आपकी नज़र में ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसका लाहासल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, आपकी नज़र में क्या है? शाह साहब, जहाँ पे निसाब का ताल्लुक़ है तो आप एक टीचर भी हैं और एक इदारे के सरबराह भी हैं, तो निसाब मैं नहीं रखता। मेरी नज़र में निसाब चाहे जो भी आप पढ़ा लें, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लें या कोई प्राइवेट या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो भी है, मेरे ख्याल में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब भी बहुत अच्छा है। मैं नहीं निसाब नहीं रखता, बल्कि मैं नहीं, मेरी नज़र में जो डिसिप्लिन है या आप ये समझ लें कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मायने रखता है। अब जैसे आप ये समझ लें कि हमारे देहातों के बच्चे जो हैं आगे जाके इन्होंने बड़ी खिदमत की, तालीम की और तालीम में ये बहुत आगे निकल जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये समझें कि ये निसाब तो वही सादा सा निसाब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ के जा रहे हैं, जबकि शहरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड और वो दूसरे निसाब जो है वो पढ़ के जा रहे हैं। वहाँ पे फ़र्क सिर्फ आ जाता है तो पैसे का आ जाता है, अदरवाइज़ हमारे बच्चे इसी सब्जेक्ट्स इसी निसाब में से निकल कर बहुत आला पोस्ट पे चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में निसाब मैं नहीं रखता, और अगर निसाब यकसां कर भी दिया जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ फ़र्क पड़ना है तो एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे देहातों में एनवायरनमेंट को बेहतर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर ये यकसां निसाब तालीम ही होगा। अच्छा, आपके जहाँ पे ये ज़िम्मेदारी है कि एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और अभी आपने कुछ अर्से पहले एक और कोशिश की है कि बाकी भी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, और आप चूँकि उस यूनियन के चेयरमैन भी हैं, तो ये आइडिया कैसे आया और क्यों आपने एक ये सोचा कि तमाम स्कूलों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है शाह साहब आपका, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स मालकान हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मुस्बत रिस्पांस दिया इस सिलसिले में। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम एक बॉडी बनाए प्राइवेट स्कूल्स की, तो उसमें 2-3 वजूहात थी। मसाइल जहाँ तक ताल्लुक़ रखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, तो आप भी बेहतर समझते हैं कि हर कोई इसे अपने तौर पे हल कर भी लेता है और हो भी सकते हैं। कोई इतने बड़े मेजर मसाइल नहीं हैं कि उसे सॉल्व ना किया जा सके, लेकिन तालीमी लिहाज से एक बहुत बड़ा मसला है जिससे अगर हम एक यूनिट के तौर पे काम करें तो हम अपने इलाके को, हम अपने लोगों को, हम अपनी आवाम को बहुत बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, और हम अपनी गरीब आवाम की बहुत खिदमत कर सकते हैं। और वो ये है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके अंदर एक इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा किया जाए, और बच्चों को एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे एक मुकाबले का रुझान पाया जाए। तो वो मुकाबला यूँ हो सकता है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इत्तफाक़ राय से आपस में तालीमी लिहाज से गैर निसाबी सरगर्मियों में उन बच्चों को शामिल करें, और बच्चों के अंदर जो झिझक, डर और ख़ौफ़ है उसको दूर किया जाए। तो ये सारे मामलात सिर्फ़ उसी सूरत मुमकिन है कि अगर हम सारे प्राइवेट स्कूल्स इकट्ठे हो जाएं और हमारा इत्तफाक़ हो, और हमारे अंदर हमदर्दी और मोहब्बत का ये जज्बा पैदा हो जाए। अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये तो थी तालीमी हवाले से, लेकिन आपकी जो शख्सियत के हवाले से, ज़ात के हवाले से जो एक और बड़ी खूबी है जो मेरे नॉलेज में आई है, वो ये है कि आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं या थे। ये अब आप इसको वाज़ह करेंगे कि थे या हैं, और सुना है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी शाह साहब, इस बारे में कोई शक नहीं है कि मैंने बड़े जुनून के साथ क्रिकेट खेली है,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम थी कंबाइंड स्टार सरोबा, और उसमें हमने काफ़ी दूर दूर इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी शहरों में भी और अपने इलाके में भी मैचेस खेले हैं। जहाँ तक मेरी क्रिकेट का ताल्लुक़ है तो आप यूँ समझें कि वो एक टीम वर्क था, उसके अंदर हम सारे छुपे हुए थे। कभी कोई बेहतर खेल गया, कभी कोई बेहतर खेल गया, और उसमें ये है भी वो सारे जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर्स इसीलिए थे, अलग तौर पे कोई भी नहीं था, ना मैं था ना कोई और था, बल्कि वो टीम की, चूँकि टीम जीत जाती थी इसलिए उसके अंदर मौजूद सारे प्लेयर्स जो हैं उनका एक नाम मौजूद था। तो मैंने तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इस क्रिकेट को तकरीबन खैराबाद कह दिया। हाँ, शौकिया तौर पे कभी कभार दोस्तों के साथ ऐसे एंजॉय करने के लिए अब कभी कभार कोई मैच खेल लेते हैं, लेकिन 5 साल पहले एक मुझे चोट लगी थी और उसकी वजह से मेरी टांग में ख़राबी पैदा हुई, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तौर पे फिर क्रिकेट को मैंने छोड़ दिया। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि आप चूँकि एक माहिर तालीम है और एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है तालीम के हवाले से, और ख़ुसूसन इस पूरे इलाके में आपका एक नाम है, असर व रसूख है, तो आप स्टूडेंट्स को और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शाह साहब, इस बारे में मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को मुखातब करूँगा कि उन्हें किसी सूरत में भी अपनी मेहनत को कम नहीं करना चाहिए, और उनकी कामयाबी इसमें है कि वो अपनी मोहब्बत, लगन और मेहनत के साथ और रेगुलर एक तो अपने इदारे में या जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो लाजमी हाज़िर हों। इसके अलावा जो अब के दौर में एक ख़राबी नज़र आ रही है, आज से 10 साल पहले के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि पेरेंट्स और टीचर रेस्पेक्ट का ना होना, ये हमारी बदकिस्मती है। तो मैं उन्हें मुखातब करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की हद दर्जा रेस्पेक्ट करें, इसी में उनकी कामयाबी है और इसी में उनकी तरक्की भी है। उसके बाद मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे ख़ास नज़र रखें। इसके अलावा उनकी स्कूल में हाज़िरी को यकीनी बनाएं, और फिर अगर वो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो उन्हें टीचर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो टीचर्स को सपोर्ट नहीं करते तो फिर मेरे ख़्याल में ये सिलसिला जो है ये दरमियान से टूट जाता है, क्योंकि तालीम जो है ये टीचर, वालिदैन और स्टूडेंट एक ट्रायंगल की शक्ल रखती है, और अगर इनमें से एक भी टूट गया तो वो ट्रायंगल पूरी जो है वो टूट जाएगी, इसलिए उसमें फिर कामयाबी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है टीचर से भी, टीचर साहिबान से भी, स्टूडेंट से भी और वालिदैन से भी कि वो सारे मिलकर मेहनत करें ताकि हम अपने इस इलाके को, अपने इस ज़िले को, अपने सूबे को, अपने इस मुल्क को कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकें। आखिर में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सर जुल्फ़कार का, और ये हमारा जो एक सिलसिला है कि ऐसे बाहिम्मत लोग, ऐसे सेल्फ़ मेड लोग कि जिनकी वजह से माशरे में तब्दीली आ रही है, उनकी हम बातें सुने। और इस इंटरव्यू का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारी एक जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो ऐसे लोगों की बातों से इंस्पायर हो और अपनी एक डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन कर सके। मैं एक दफ़ा फिर आपका सर शुक्रिया अदा करता हूँ